हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, 69 बीपीएससी का मेंस शुरू हो चुका है और पहले दिन हमने आपको बताया था जो हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका पेपर हमने देखा था। उसके बाद GS1 का पेपर कल हमने देखा और आज जो GS2 का पेपर था उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो GS पेपर 2 होता है तो इसमें आपको GS पेपर 2 में भी 3 सेक्शंस होते हैं और 300 फुल मार्क्स इसमें होता है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस टेक का क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी वाला सेक्शन 1 में चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 68 से ही यहाँ पे शॉर्ट पेपर जो क्वेश्चन होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें आपका ए नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है आपने इसमें देखा भी होगा, चाहे वो बेरूबाड़ी केस हो या केशवानंद भारती केस हो। तो केशवानंद भारती केस में भी ये जो यहाँ पे अमेंडमेंट का अधिकार दिया गया संसद को, उसमें बताया गया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत प्रस्तावना में भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया था और 3 शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको उसी का जो मूल ढांचा है उसके सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। यहाँ पे ये 8 नंबर का प्रश्न है। आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है, ये देख सकते हैं कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS हेतु आरक्षण तर्क संगत है, टिप्पणी कीजिए। अब चूंकि ये इसलिए क्वेश्चन आया है कि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु सरकार ने, जो वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि अभी वो लागू भी नहीं किए हैं EWS, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये किया था अपील कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये सही नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। हालांकि इस पे बाद में जो बेंच ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट जजेस बेंच आया, तो इसको सही माना गया। तो यहाँ पे उसी का तर्कसंगत यहाँ पे आपको बताना है, टिप्पणी करना है इस पर कि जो EWS आर्थिक रूप से क्या तर्कसंगत है कि नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें जजेस का बेंचेस का फैसला था वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके आपने उस समय पेपर पढ़ा होगा, तो अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं, अपना यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। सी नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे तो सी नंबर में है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट की प्रोसेस है, तो उसको यहाँ पे आलोचनात्मक तरीके से वर्णन करना है। अब जैसे कि चूँकि अगर यहाँ पे चूँकि ये जो भारतीय संविधान है इसका लचीलेपन दिखाता है ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जब संपत्ति का अधिकार था तो वो बाद में उसको अमेंड करके उसको विधिक अधिकार बनाएगा जो कि मूल अधिकार था। तो उस समय दिक्कतें हो रही थी कहीं पे, तो बहुत सारा उसका प्रोसेस था और उसको अमेंड करके यहाँ पे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है आपको। तो ये अच्छे से आप वर्णन कर लिए होंगे। अब है आपका जो डी नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। यानी जो भारतीय, चूँकि इसको बोला भी गया है अलग अलग, उसमें विद्वान अलग अलग इसको बोले हैं, कोई इसको प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला है, तो कोई यहाँ पे अलग अलग अपना यहाँ पे तर्क दिए हैं वो लोग। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय, यहाँ पे बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। यानी जो संविधान का उद्देश्य है हमारा उसको प्रस्तुत करती है ये। अब यहाँ पे जो ई नंबर प्रश्न है ये भी 7 नंबर का यहाँ पे, और देख सकते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन उठा कर डाल दिया गया है। आप डेली पेपर में देखते होंगे या न्यूज़ में भी देखते होंगे कि ये डेली इस पर आता था रिपोर्ट, जातीय जनगणना किस पर। चूँकि इसको चैलेंज भी किया गया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपको चैलेंज से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका जो है जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी इसका वर्णन कीजिए। चूँकि ये शुरू से धर्म और जाति की राजनीति होती आ रही है, चाहे वो बिहार की बात करें चाहे इंडिया के जो केंद्र लेवल का इलेक्शन होता है उसमें भी बात करें, लेकिन यहाँ पे आपको केंद्र के संदर्भ में ही बिहार को ध्यान में रखते हुए, चूँकि बिहार में जातीय जनगणना हुई तो राजनीति कैसे प्रभावित करेगी इसको यहाँ पे वर्णन करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि एक मैटर है जो इन्फ्लुएंस करता है राजनीति में और जात के नाम पे भी वोट पड़ता है, तो किस प्रकार विकास को बाधित करता है, ये प्रभावित करता है उसको, चूँकि सही कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है ये 38 नंबर का है आपका।
भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध है, जो संस्थागत संबंध है, उस पर चर्चा करना है आपको। तो या अथवा में दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल का प्रकृति आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो संघवाद है भारत का, उसके कथन के आलोक में भारतीय मॉडल का जो है प्रकृति कैसा है, उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरा जो प्रश्न है, ये है बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। यानी जो बिहार में गठबंधन की राजनीति है, चूँकि काफ़ी समय से बिहार में गठबंधन की ही सरकार बनती आ रही है, चाहे वो पार्टी अलग हो जाती है लेकिन सरकार गठबंधन की ही बनती है। यहाँ पे अभी कोई भी अकेले यहाँ पे बिना गठबंधन का सरकार नहीं बन पाया है पिछले 15 से 20 सालों में यहाँ पे। तो बिहार में गठबंधन की राजनीति का जो मूल सिद्धांत है, चूँकि वो मूल सिद्धांत क्या है, उनका अपना अपना हित लेकर के आते हैं और पार्टी के एक अलग हित होता है, उसमें जनता का हित जो है कैसे विचलित हो जाता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दृष्टिकोण से आपको विवेचित एवं विश्लेषित करना है कि राष्ट्रीय हित के लिए कितना ये सही है, क्या है, उसके दृष्टिकोण से आपको मेंशन करना है यहाँ पे। जो इसमें अथवा में प्रश्न है तो इसको भी लिख सकते हैं आप, वो नहीं लिखना है तो स्थानीय शासन एवं उसकी कार्यपद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट एवं मूल्यांकित कीजिए। यानी जो स्थानीय स्वशासन है, जैसे पंचायती राज, शहरी संस्था का नगर पालिका हो गया, उसके सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जो बिहार में जो धरातल पे अभी चीज़ें हैं, उसके उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट उसका मूल्यांकन करना है। जो बिहार में स्थानीय स्वशासन की क्या प्रकृति है, अभी कितना सशक्त हो पाया है, इसके दृष्टिकोण से आपको मेंशन यहाँ पे करना है। इसके बाद सेक्शन 1 यहीं पे आपका समाप्त होता है और आता है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में यहाँ पे देखेंगे ये ज्योग्राफी से बेसिकली रिलेटेड होता है यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको है 5, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। जो भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि है और उसकी विशेषता क्या है, उसको वर्णन करना है यहाँ पे। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब जैसे कि भारत में जो ऊर्जा के स्रोत है मेन रूप से क्या है और उनसे क्या जो घरेलू की मांग है वो पूर्ति पर्याप्त है, तो भारत के संभावित वैकल्पिक और किस विकल्प पे काम कर रहा है भारत, क्या उसके पास विकल्प है, इसका समीक्षात्मक प्रस्तुत करना चाहिए। अभी देखेंगे तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी गठन किया और उसका राष्ट्राध्यक्ष भी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो इस पे भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, इस पे काफ़ी भी काम चल रहा है। तो क्या विकल्प हैं इसके, जो भारत में ऊर्जा के स्रोत हैं वो पर्याप्त है कि नहीं है और भारत किस विकल्प पे काम कर रहा है, कौन से संभावित विकल्प हैं ऊर्जा के स्रोत जो भारत में, उस पर आगे कार्य किया जा सकता है, ये विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करना है। आगे जो C नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में पर्यटन उद्योगों की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। यानी भारत में जो पर्यटन उद्योग की स्थिति अभी क्या है उसका विवेचन करना है और भविष्य में इसका क्या होगा, पर्यटन का कैसा यहाँ पे जो पैटर्न होगा उसको व्याख्या करना है यहाँ पे। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें यह है कि बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर भी टिप्पणी कीजिए। यानी जो बिहार में अनुसूचित जाति SC ST यानी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है बिहार में, तो उनका लेवल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इस पर आपको वर्णन करना है, टिप्पणी करना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन था आपका, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। डिवाइड इंडिया इंटू मेजर geographic divisions and describe the region in which the land of बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। तो यानी भारत को यहाँ पर प्रमुख भौतिक विभागों में बांटना है और उस प्रदेश का वर्णन करना है जिसमें भारतीय राज्य बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी बिहार के जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारण हैं। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र,
एग्रो क्लाइमेट जोन को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है एवं यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। इन मौसमों को कृषि के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी बिहार की जो मूल रूप से जो यहाँ पे कृषि होती है वो मौसम आधारित ही होती है, मानसून पर डिपेंड होता है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से जलवायु प्रभावित करता है, यहाँ पे उन सभी कारकों को व्याख्या करना है। और ख़ास करके कृषि जो है वो तो काफ़ी मौसम पर डिपेंडेंट है, तो उसका भी यहाँ पे व्याख्या करना है आपको। अथवा में इसका क्वेश्चन है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए। जो बिहार की जनसंख्या है और उनकी वृद्धि दर क्या है, कुल शहरी आबादी क्या है, इसका व्याख्या करना है आपको, वर्गीकरण करना है। और उसका जो आधार होगा आपका वो 2011 का सेंसस होगा, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चंस को। अगला जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाता है कि भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं का स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन प्लानिंग। यानी भारतीय जो नियोजन है उसके संदर्भ में करना है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है कि भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए। तो ये ज्योग्राफी का अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो इसको ये कर देंगे आप, क्योंकि ये स्टैटिक तो है नहीं, स्टैटिक है, ये आपका करंट से रिलेटेड है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन 3 जो आ जाता है आपका, ये आ जाता है यहाँ पे साइंस टेक से, तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। और यहाँ पे देखेंगे तो आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। चूँकि हर काम में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुका है आज के समय में, और आज के समय में कंप्यूटर ना रहे तो एक मतलब कि दुनिया थम सी जाएगी। तो इसी का जो आधुनिक समाज में क्या भूमिका है कंप्यूटर का, ये एक्सप्लेन करना है आपको। समुचित उदाहरणों के साथ तकनीकी, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना करना है आपको। अगला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब बिहार में औद्योगिक विकास में किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायक है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। यानी जो कोरोना महामारी आया था तो इसमें कैसे तकनीक ने हमारी सहायता की, इसको एक्सप्लेन करना है। सतत विकास में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप SDG में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखिए। यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचित कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग अभिशाप बन गया है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि हम लोगों के जीवन में, जो अथवा में है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव संदर्भ में इस टेक्नोलॉजी का उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो ये आज का पेपर था, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, और वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर नेक्स्ट पेपर जो कल होगा और निबंध का होगा, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।